हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिजर ट्यूटोरियल क्लासेस। यह हमारा पॉलिटिकल साइंस का 12th लेक्चर है। जो भी बच्चे 1 से 11 तक नहीं देखे, आप जाकर उन्हें पहले देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको एक सीरीज के जैसा लगेगा कि ये पॉलिटिकल साइंस का MCQ सीरीज चल रहा है। ठीक है बच्चे, आप वहाँ से जाकर ये देख लीजिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेगा आप उनको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और जिस बच्चे को इसका PDF चाहिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए आज का हमारा एक मोटिवेशनल कोट है, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। ये किसने लिखा है? केन पोर्ट ने। ठीक है, लिखा है टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी। जैसे आज आप लोगों के पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है NTSC एग्जाम क्लियर करना, ना कि मूवी देखना, गेम खेलना, मस्ती करना, डांस करना, वट एवर एनीथिंग। आप ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, बस एक स्टडी करना है, डेडिकेशन स्टडी होना चाहिए। ठीक है, तो टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। अगर आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है, आप अगर आज मेहनत नहीं करेंगे, अच्छा से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपका कल क्या होगा, बेकार जाएगा। समझ गए बच्चे? तो आज का टेंशन करिए, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, पर डे क्या कर रहे हैं, इसके चक्कर में रहिए। ये नहीं कि मुझे कल ये करना है, कल नहीं करना है, जो करना है आज कीजिए। आज करेंगे तो कल आपका ब्राइट होगा। ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे, आप हमेशा फोकस कीजिए आज के बारे में। रोज एक टारगेट बनाइए कि आज मुझे ये पढ़ना है और उसको पढ़ के फिनिश करिए। ठीक है, फिर कल क्या पढ़ना है इसके बारे में कल सोचना है। तो हमेशा आज का टेंशन कीजिए। ये कोट है, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। अगर आज आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आज आप अच्छे से पढ़ेंगे, NTSC में अच्छा स्कोर करेंगे, तो क्या होगा, फ्यूचर कल आपका अच्छा होगा। आपको स्कॉलरशिप मिलेगा जिसके थ्रू आप क्या कर लेंगे, किसी भी एग्जाम, किसी भी पढ़ाई के लिए आप आराम से, आपको हेल्प मिल जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। हर इंसान के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसा आगे पढ़ने के लिए, तो आपके पास आज जो अपॉर्चुनिटी है ना, तो आप एग्जाम क्लियर करिए। एग्जाम क्लियर करके आप अपना स्कॉलरशिप गेन कीजिए, उसके बाद आप उसके थ्रू आगे बढ़िए। तो हमेशा याद रखिए बच्चे, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कल को बेस्ट करने के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए तो बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट लेक्चर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ गवर्नमेंट बजट इन इंडिया। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ गवर्नमेंट बजट इन इंडिया। गवर्नमेंट बजट का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा जो गवर्नमेंट बजट आता है, पहले एक आपको बता दे रहे बजट क्या होता है। देखिए बजट होता है ना कि हर साल ये बजट आता है। इस बजट में गवर्नमेंट क्या बताती है, गवर्नमेंट बताती है कि हम क्या खर्चा करेंगे। ठीक है, क्या एक्सपेंडिचर होगा, क्या हम अमाउंट खर्चा करेंगे, मतलब डिफेंस पे कितना पैसा खर्चा करेंगे, एजुकेशन पे कितना खर्चा करेंगे, रोड पे कितना खर्चा करेंगे, यानी सबका एक आंकड़ा बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बजट। समझ गए? तो ये बजट आपका 1 ईयर के लिए रहता है, एक साल के लिए पूरा वैलिड रहेगा। जो भी बजट में अनाउंस किया जाएगा कि हम सरकार ये करेगी वो करेगी, वो सारा काम अपने एक साल के अंदर बताती है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ गवर्नमेंट बजट इन इंडिया। गवर्नमेंट बजट का टाइम पीरियड क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 मार्च से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च। देखिए ये आपका आंसर होगा सी। हमेशा आपका जो गवर्नमेंट का बजट होता है ना, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जैसे समझाता हूँ मैं थोड़ा सा, देखिए इधर, जैसे मान लीजिए कि आपका 2022 का जो बजट आएगा वो कब से इंप्लीमेंट हो जाएगा, आपका 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल 2022 से कब तक चलेगा, 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, फिर आपका 2023, 31 मार्च 2023 जैसे ही खत्म होगा, तो फिर एक जो नया बजट आएगा वो लग जाएगा। यानी बजट का दिन कैसा होता है, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वैलिड रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका बजट। अब देखिए थोड़ा सा हम इससे एक्स्ट्रा जुड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में जान जाते हैं। जैसे देखिए बजट आपका किस दिन अनाउंस होता है। जैसे हमारा बजट आता है 1 फरवरी को, हमेशा 1 फरवरी को बजट आता है। और कितने बजे आता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ये 11 बजे बजट को प्रेजेंट किया जाता है। 1 फरवरी को 11 बजे बजट को प्रेजेंट किया जाता है। अब बजट को प्रेजेंट कौन करते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। कौन, फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए ये रही ना, यह है अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, इनका क्या नाम है, निर्मला सीतारमन। देखिए ये बजट को प्रोड्यूस करी, ये रहा देखिए,
इस बार ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ था। जो बजट का हमेशा ना बजट जब प्रोड्यूस किया हम प्रेजेंट करते थे तो एक जैसे होता था रजिस्टर के जैसा होता था। इस बार क्या हुआ, टैबलेट आया है। ठीक है, जैसे टैब नहीं होता है फोन के जैसा होता है बड़ा सा, उसमें पूरा बजट को अनाउंस किया गया डिजिटली। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और ये कौन है, आपके अनुराग ठाकुर। ये कौन है, अभी स्पोर्ट मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये इमेज के थ्रू आप जान गए ये कौन है, आपके निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, ये स्पोर्ट मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर। तो आपका बजट कब आता है, 1 फरवरी 11 बजे 11 AM। ठीक है, इस दिन हमेशा बजट को प्रेजेंट किया जाता है। अब बजट कब से इंप्लीमेंट होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाएगा आपका, 31 मार्च तक चलेगा। फिर नया आएगा आपका 1 अप्रैल से, जो वाला बजट आएगा 2023 वाला, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये बजट से जुड़ी क्वेश्चन। देखिए पहले ये होता था ना कि पहले जो बजट ना 5 बजे शाम को प्रेजेंट किया जाता था पहले। ये कब के बात है, जैसे ये आपका 1999 के बात है ये। ठीक है, 1999 का बात है। 1999 के टाइम में 5 बजे बजट को लाया जाता था। अब कितने बजे लाया जाता है, सुबह 11 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आफ्टर विच 5 years प्लान्स देयर वेयर 3 एनुअल प्लान्स। देखिए फर्स्ट 5 year कब प्लान आया था, 1951 में। ये कितने बार आपको बता दिए। तो पूछा जा रहा है कि आफ्टर विच 5 year प्लान देयर वर 3 एनुअल प्लान। ये दिल्ली में आया हुआ है, देखिए। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। जिसके बाद पंचवर्षीय योजना में 3 वर्षीय योजना थी। तो ये आपका जो थर्ड 5 year प्लान आया ना, इसके बाद से पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। समझ गए। तो देखिए इससे ज्यादा ये इससे क्वेश्चन रिलेटेड यही आता है कि फर्स्ट 5 year का प्लान कब आया था, 1951 में आता है। और ये हो गया, मान लीजिए आफ्टर विच 5 year प्लान देयर वेयर 3 एनुअल प्लान आया था, तो थर्ड 5 year प्लान। और इससे जुड़ी एक और क्वेश्चन आता है कि आपका 5 year प्लान लास्ट कब खत्म हो गया था, तो 2012 में आपको बताया है ना। 2012 से आपका लास्ट 5 year प्लान था, 2017 तक चला। उसके बाद 5 year प्लान को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, नीति आयोग में, इसको अबोलिश करके। ये सारा चीज बता दिए। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। जितना आपको इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, उतना हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, फालतू वाले चीजें नहीं। ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग 2 स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्टेड द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पावर शेयरिंग के बात होने का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी कंट्री। अरे भाई डेमोक्रेसी में तो हम पावर को शेयर करते हैं। अगर मान लीजिए जो डिक्टेटरशिप रहेगा वहां पे पावर तो किसके पास रहता है। अब जाओगे चाइना में पूरा पावर किसके पास, शी जिनपिंग के पास है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में जाओगे, वहां के जो किंग है उनके पास पावर है। तो डेमोक्रेसी में ही तो पावर को शेयर किया जाता है। मतलब जैसे कैसे पता है, पावर शेयर का मतलब हुआ कि सेंटर के पास अलग पावर होता है, स्टेट के पास अलग होता है, पंचायत के पास अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट के पास अलग होता है। यही पावर शेयरिंग होता है। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि पावर शेयरिंग इज ए गुड फॉर डेमोक्रेसी। हाँ, पावर ही आप शेयर करोगे तो डेमोक्रेसी के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए स्टेट अपना अलग डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, आपका जो गांव है वो अपना अलग डेवलपमेंट करेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट है वो अलग डेवलपमेंट करेगा। तो आप पावर जब दोगे तभी तो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों को पावर मिला है, तभी ना अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए होता है क्या, देखिए कि हम लड़कियों की बात करते हैं, ठीक है, गर्ल्स के बारे में। जैसे गाँव में होता है कि इस लड़कियों को ना हम 5 किलोमीटर दूर तक नहीं जाने दे सकते पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उनको पावर नहीं मिला है एक तरह से, तभी तो वो नहीं जा रही है। आप लड़का हो, आप 10 15 किलोमीटर जाके पढ़ सकते हो, तो आपको पावर मिला तो आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए काफी फायदेमंद होता है पावर शेयरिंग। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। फिर देखिए बी क्या है, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। हाँ, ये जो डेमोक्रेसी है काफी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया, दो ग्रुप के बीच झगड़ा हो गया, तो यहाँ के दो लोगों के बीच झगड़ा होगा तो क्या करेंगे, ये दोनों लोग अपने जस्टिस के लिए कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे ना। कोर्ट में जाएंगे, सरकार इन पे विचार करेगा तो इनको न्याय मिल जाएगा, जुडिशरी न्याय देगी है। ठीक है, तो यही है कि ये दोनों आपका ऑप्शन है, दोनों सही है। अगर यही आप जैसे जहाँ पे राजा का शासन चलता है वहां जाओगे तो कहाँ न्याय मिलेगा, राजा के पास जाओगे जो समझ में आएगा वो सुना देगा सजा। यहाँ पे ना हर चीज कौन सजा सुनाता है, आपका जुडिशियरी। ये डेमोक्रेसी में फायदा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके,
अच्छा, ये फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे आपको बहुत बार बताएं, हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं बच्चे? देखिए, पहले कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे। अब कितने हैं? अब कितने हैं हमारे? 6 हैं। पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है कब? 44th अमेंडमेंट के थ्रू 1978 में। और इनको 300 ए आर्टिकल में रखा गया है और ये पार्ट 12th में आता है। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल राइट कितने हुए? अभी 6 हुए। 6 कौन कौन है? देखिए, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब देखिए, राइट टू फ्रीडम का मतलब हुआ ना कि आपको आज़ादी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान है, आपको अधिकार दिया है, आप आज़ाद हैं। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी के अंदर आर्टिकल 14 पे 18 आता है। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल है, वो अब बताता है आप राइट टू इक्वलिटी के बारे में। वो बताता है जैसे मान लीजिए सभी लोगों को लॉ के सामने इक्वल है। जैसे मान लीजिए कोई भी लॉ बनेगा, उसमें लड़का हो कोई, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो या सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, सब किसी के सामने जो लॉ रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो राइट टू इक्वलिटी हो गया, नहीं सब किसी के सामने लॉ जो रहेगा इक्वल रहेगा। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, आप इंडिया में कहीं भी जाके घूम सकते हो। ये नहीं कि आप बेंगलोर नहीं जा सकते हो, दिल्ली नहीं आ सकते, यूपी नहीं जा सकते हो, बिहार नहीं जा सकते हो, राजस्थान नहीं जा सकते, कहीं भी जा सकते हो। तो ये राइट टू फ्रीडम है, घूम सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे मान लीजिए 5 साल के बच्चा का क्या उम्र है? पढ़ने लिखने के है। अगर आप उनको किसी कंपनी में लगा दोगे जॉब करने के लिए, तो ये गलत है ना, गलत हो रहा है। तो आप अगर गलत के साथ भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दिया है, आप उनके खड़ा हो सकते हो, उनके अगेंस्ट आके। ठीक है बच्चे, जैसे मान लीजिए आप ये देखे होंगे कि लड़कियों को क्या किया जाता है? ट्रैफिकिंग किया जाता है, मतलब उनको बेचा जाता है डांस करने के लिए, चाहे कोई भी धंधा करवाने के लिए, तो उनको बेचा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप उनके अगेंस्ट जा सकते हो। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको कोई भी है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठीक है, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म को, आप जिस भी धर्म को चाहो अपना सकते हो। आपको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देते हैं। अगर आपको हिंदू अच्छा लगता है तो हिंदू अपने, मुस्लिम अच्छा लगता है तो मुस्लिम अपने, कोई से भी रिलीजन आप अपना सकते हो। आप अपने रिलीजन को प्रमोट भी कर सकते हो, जैसे बोल सकते हो कि हिंदू राज अच्छा है, ये हो, तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, फिर है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। जैसे आप लोग को हमने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, कल्चर दिखाया था नागालैंड का, तो ये जो कल्चर है उनको प्रमोट करना है, इसीलिए तो उनको 6th शेड्यूल में रखा गया है। जो भी आपका कल्चर वगैरह है, अगर वो कल्चर रहेगा तो आने वाले हमारे जो जनरेशन है, हमारे बच्चे होंगे, ठीक है, और बच्चे के बच्चे जो होंगे, वो सब क्या देखेंगे ना कि हाँ हमारे कल्चर कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अंदर 5 राइट आता है। ठीक है, तो जैसे इसी में ना आपका आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाकर अपील कर सकते हो, और हाई कोर्ट में 226 के तहत। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपके फंडामेंटल राइट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, बाकी ना ये पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बस शॉर्ट है ना इसलिए मैं थोड़ा बता दिया, इमेज था इसमें। तो ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेशर ग्रुप एंड पार्टी। अब देखिए यहाँ लिखा है ना प्रेशर ग्रुप क्या होता है, प्रेशर ग्रुप। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं प्रेशर ग्रुप। हिंदी में क्या लिखा है? दबाव समूह, दबाव समूह। देखिए दबाव के मतलब ही क्या हो? प्रेशर। जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि घर में आप कोई डिसीजन ले लिए, आप डिसीजन ले लिए हैं कि हमको अमेरिका पढ़ने जाना है। अभी अभी कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, और आपने डिसीजन ले लिया कि हम अमेरिका पढ़ने जाना है। ठीक है, घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं जाना है, ये गलत है। ठीक है, तो घर वाले आप पे प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं आपको नहीं जाना है अमेरिका पढ़ने, ये गलत है, गलत है। तो घर वाले आपको बोल रहे हैं ना, प्रेशर दे रहे हैं, वही क्या होता है? दबाव। तो वैसे ही गवर्नमेंट में होता है। गवर्नमेंट में ये होता है ना कि जैसे आप कोई नियम और कानून लगाओगे, ठीक है, नियम और कानून लाओगे और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, तो मान लीजिए अच्छा रहेगा तभी भी प्रेशर आता है,
खराब रहेगा तभी भी प्रेशर आएगा। तो प्रेशर कोई भी दे सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए जो गवर्नमेंट के हैं आपके लीडर हैं वही प्रेशर दे सकते हैं, नहीं, कोई भी प्रेशर दे सकता है। आम आदमी, सिविल सोसाइटी भी प्रेशर दे सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि गांव में कभी कभी रोड बनता है और किसी के जमीन जायदाद में रहता है तो वो क्या करते हैं, प्रेशर देके नहीं नहीं बनेगा रोड, ये मेरे घर से होकर रोड नहीं जाएगा, ये मेरा जमीन है, ठीक है। तो प्रेशर ये हो गया ना, ये होता है प्रेशर ग्रुप, समझ गए। अब देखिए, अब इससे जुड़ी थोड़ा ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेशर ग्रुप एंड पार्टी के बारे में। देखिए, प्रेशर ग्रुप आर द ऑर्गेनाइज एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट एंड व्यू ऑफ स्पेसिफिक सोशल सेक्शंस। थोड़ा कोल्ड हो गया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सॉरी बच्चे। देखिए, तो ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं कि प्रेशर ग्रुप आर द ऑर्गेनाइज एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट एंड व्यू ऑफ स्पेसिफिक सोशल सेक्शंस। जो भी आपके प्रेशर ग्रुप है वो आपके जो स्पेसिफिक सोशल सेक्शन है उनको नहीं देखते, वो देखिए वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं भाई। जैसे मान लीजिए उनको कुछ अच्छा लगेगा, बोलेंगे चलो ये ठीक है, अगर उन्हें कुछ गलत लगा तो बोलेंगे ये खराब है, ठीक है। तो ये नहीं ना हुआ स्पेशल, ये आपका प्रेशर ग्रुप का ये लक्षण नहीं हुआ। प्रेशर ग्रुप तो हमेशा पॉलिटिकल, जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, प्रेशर ग्रुप टेक पोजीशन ऑन पॉलिटिकल इशू। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल इशू रहेगा, आपका राजनीतिक इशू कोई भी मिला, उनको क्या करते हैं, उनको ऑल प्रेशर ग्रुप टेक पोजीशन ऑन पॉलिटिकल इशू, कोई भी उनको पॉलिटिकल इशू मिलता है उनको मुद्दा बनाकर हल्ला करने लगते हैं कि ये हुआ वो हुआ, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, हिंदी में पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर रुख अपनाते हैं। जो भी दबाव समूह होता है, प्रेशर ग्रुप होता है, वो राजनीतिक मुद्दा हो ना, उन पे वो ज्यादा अपना रुख अपनाते हैं, प्रेशर दिखाते हैं कि नहीं ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ठीक है। सभी दबाव समूह राजनीतिक दल है नहीं। देखिए, जितना भी आपका प्रेशर ग्रुप है वो राजनीतिक से नहीं आते। हम आपको ये भी बोले हैं ना कि सिविल सोसाइटी भी होता है, आप भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो सकते हैं। आपके पास देखिए बताया कि नहीं, आरटीआई एक्ट के तहत 2005 के तहत आप सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं ना, तो आप भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी और ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रेशर ग्रुप टेक पोजीशन ऑन पॉलिटिकल इशू, तो आपका हमेशा बी सही हो जाएगा। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो पॉलिटिकल इशू के लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ज्यादा ही मतलब टफ क्वेश्चन दिया है आपके एनटीसी एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते हैं हम उसको इजी तरीके से समझाने के लिए। ये देखिए आपके चंडीगढ़ में आया हुआ है, ओके। ये देखिए क्या लिखा है, मैच द मिनिस्टर्स विद द न्यूज दैट मिनिस्टर मे हैव रिलीज। इनका ना मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिलान, थोड़ा एक बार इमेज के बारे में जान लेते हैं। ये आपके हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, इनका क्या नाम है, राजनाथ सिंह। तो अगर आपसे करंट में पूछा जाएगा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, तो राजनाथ सिंह। देखिए इधर मास्क लगाया है ना, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। आप लोग भी कहीं भी जाएंगे तो मास्क लगा कर, ठीक है। अगर कोरोना को खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस लाना पड़ेगा, मास्क जरूरी है, ठीक है, 2 गज दूरी जरूरी है, और सभी बच्चों को वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी कोरोना से खत्म होगा, तभी तो आप लोगों को स्कूल जाने को मिलेगा, पढ़ाई और अच्छा से होगा। यहाँ देखिए मिलान करते हैं, अ न्यू पॉलिसी इज बीइंग मेड टू इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री। अब देखिए यहाँ देखिए, जूट एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, यानी ये क्या चीज से बात हो रहा है, कमर्स से रिलेटेड, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया है कहीं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ एंड कमर्स इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ ऑप्शन दे रखा है इधर, आप ऐसे मिलान करेंगे तो देखिए इसमें से होता है ना कि आपको एक का ऑप्शन सही मिल गया ना तो आप बिल्कुल सब सही हो जाता है। एक का ऑप्शन ढूंढिए, बाकी उसके बाद से एलिमिनेट करेंगे, हम कोशिश करेंगे एलिमिनेट करके आंसर मंगाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका ढूंढे, एक का आप ढूंढते हैं, ये आपका ये कमर्स से रिलेटेड होगा, ठीक है बच्चे। तो आपका कमर्स से रिलेटेड हो जाएगा, तो इधर मिनिस्टर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसका ए का 4 एक बार लगाते हैं हम, चलिए ए का 4, तो ए का 4 ऑप्शन में दिया है, देखिए तो ए का 1 ए का 4, हाँ इसमें दिया है। चलिए आगे बढ़ते, लग रहा है यही हमारा सही होगा। एक बार और ऑप्शन एक और मिलाकर देख लेते हैं, टेलीफोन सर्विस विल बी मेड मोर एक्सेसिबल टू रूरल एरिया। अब जो टेलीफोन सर्विस होते हैं उनकी मिनिस्टर को क्या कहते हैं हम,
मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन मतलब आप बात किस पे करते हो भाई, टेलीफोन पे ही बात करते हो ना, तब बी का क्या हो जाएगा 5। अब देखिए तो बी का 5 दिया है कहीं, बी का 5 ओ इसमें भी दिया है। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पर और देख लेते हैं आगे। फिर लिखा है द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट सोल्ड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल गॉट डाउन। ये भी आपका मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो भी प्राइस वगैरह है वो कहाँ डील किया जाता है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ही देखते हैं ना, पैसे से बातें। फिर आगे बढ़ते हैं, डी नंबर, अपल्स 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 पोलियो कंपेनी विल बी लॉन्च। हाँ, पोलियो से रिलेटेड, मान लीजिए हेल्थ से रिलेटेड कौन बात करते हैं, आपके हेल्थ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, यानी डी का 2, डी का 2 का है ये रहा। चलिए, फिर द अलाउंस ऑफ द सोल्डियर पोस्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड विल बी इंक्रीजेज। जब भी आपका डिफेंस से बात होगा तो आपका डिफेंस मिनिस्टर बात करेंगे, यानी ई का 1, ई का 1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बस आप ये जान लीजिएगा कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ किससे रिलेटेड है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस किससे रिलेटेड है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, ये चीज़ है। देखिए चंडीगढ़ में आया हुआ है, मतलब आया हुआ तो मैं बता दिए, काफ़ी मतलब इस लेवल से क्वेश्चन काफ़ी टफ है। ठीक है, एनटीएससी लेवल का छोटे छोटे बच्चों के लिए दिक्कत है। तो आप इन इमेज के बारे में जान गए हैं, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है हमारे हैं राजनाथ सिंह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हाँ, ये आपके इधर ऑप्शन नंबर जो डी था, ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपसे कोई पूछेगा, इनका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल क्या है, ये मिनिस्टर ऑफ सॉरी ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। वो तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आपका अनुराग ठाकुर थे उस समय। ये आपके पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल लिख दे रहा हूँ मैं, पीयूष गोयल जी। ठीक है, पीयूष गोयल अभी क्या है, द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर आपसे पूछा जाएगा पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है, तो हमारे पीयूष गोयल। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है, ओ ये तो हिंदी में ही है उसका, फाइंड आउट द राइट विच इज नॉट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है ना कि फाइंड करना है कि कौन सा राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपका कितने फंडामेंटल राइट है, 6 है, उसी में से ये पूछा जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये तो आता है, मूव फ्रीली थ्रू द कंट्री ये भी आता है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये भी आता है। पर ऑप्शन में क्या दिया, नॉन ऑफ द अबव, नहीं ये तो तीनों आता है भाई। पर इन तीनों में से ना सबसे जो मस्ट है वो हमको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके हर चीज में आप बोल सकते हो, आपको आज़ादी है, इमरजेंसी भी लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि इमरजेंसी लग गया यानी आपातकाल लग गया, तो आपको घूमना कहीं नहीं है, आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो कहीं भी मूव। जैसे मान लीजिए अभी आप सुने होंगे, रिसेंट न्यूज में आया था कि हमारे मोदी जी कहाँ गए थे, पंजाब गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्टर सामने आ गए थे। तो सुनने में ये भी आ रहा था कि पंजाब में क्या इमरजेंसी लगेगा, तो उस इमरजेंसी में किसके पास पावर चला जाता है, आपके प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट का पावर लगा तो गवर्नर वाला लगेगा, तो गवर्नर के पास पावर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इमरजेंसी में आप कहीं भी घूम नहीं सकते हो, तो मूव फ्रीली थ्रू द कंट्री, ऑप्शन नंबर आपके 20 सही हो जाएगा। ठीक है, ये इमरजेंसी में आप कहीं नहीं घूम सकते हो, आपको आज़ादी है, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप बोल सकते हो जब आपातकाल रहेगा तो, लेकिन घूम नहीं सकते हो। तो आपका ये आपका मूव फ्रीली थ्रू द कंट्री ये आपका हो जाएगा गलत, ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आएगा। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, मान लीजिए आप स्पोर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करिए, कोई भी चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, इमरजेंसी लगे या कुछ भी लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये थोड़ा इमेज लगाए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, ये कौन है। देखिए, ये अरुण कुमार मिश्रा है हमारे, ये है जो आपके पूछा जाएगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन है अभी, तो अरुण कुमार मिश्रा लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा।
अरुण कुमार मिश्रा। अब देखिए जो NHRC होता है ना, NHRC के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जज ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो जज होते हैं वही आपके NHRC का चेयरमैन होते हैं। तो अभी कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है। NHRC कब आया था? तो 1993 में आया था। ये ऑप्शन में दिया भी है, आप यहाँ से भी। अब देखिए एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी जो NHRC होता है ना, इनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है। और प्रेसिडेंट किनके सलाह पे अपॉइंट करते हैं? तो PM प्रधानमंत्री। होम मिनिस्टर कौन है अभी? अमित शाह। और जो अपोजिशन के लोकसभा के लीडर है उनके रिकमेंडेशन पे हम NHRC को अपॉइंट करते हैं। NHRC के जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि NHRC को कौन अपॉइंट करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट। तो किनके कहने पे? तो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, ये हो गया इससे जुड़े क्वेश्चन। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं ऑप्शन के बारे में। पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है? ये चंडीगढ़ में आया हुआ है। तो देखिए लिखा है कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश बाई लॉ इन 1993। हाँ, ये जो आपका ह्यूमन राइट कमीशन है ये इंडिपेंडेंस है। ठीक है, आप इनको डिसीजन लेने से लिए कोई नहीं बोल सकता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है प्रेजेंट चेयरमैन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज जस्टिस जीवन रेड्डी। नहीं, ये तो गलत है। अभी कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका गलत हो जाएगा। लाइक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देयर आर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इन 14 स्टेट ऑफ द कंट्री। हाँ, देयर इज नो फी और एनी। हाँ, अगर मान लीजिए आपको NHRC में कंप्लेन करना है तो इसके लिए कुछ फीस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके NHRC में अगर आपका ह्यूमन राइट वायलेट होता है तो आप जाके वहाँ पे अपील कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द सब्जेक्ट विच इज अंडर कंकरेंट लिस्ट। आपको बता दिया ना कंकरेंट लिस्ट कौन बनाता है? कंकरेंट लिस्ट, मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सेंटर और स्टेट मिलकर बनाता है। ठीक, तो ये आपका जो मैरिज एंड डिवोर्स से रिलेटेड है ये सेंटर एंड स्टेट दोनों बनाता है इस पे लॉ। तो कंकरेंट लिस्ट हो गया। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कल या परसों आप लोगों को ये जो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है, इनसे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा ना मैं एक नोट्स बनाकर आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, या तो फिर ऐसी इसी चैनल पे आप पे एक जो चैनल वाला आता है ना सोसाइटी, वहाँ पे मैसेज जो आता है MCQ प्रैक्टिस आप करते हैं वहाँ पे मैं भेज दूंगा। तो वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ स्ट्रगल नॉन इज अ बोल्बिया वाटर वार टुक प्लेस इन द सिटी। देखिए आपको ये बताए थे ना बोल्बिया वार को कौन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए प्रोटेस्ट हो रहा था वाटर के लिए तो उनको कौन लीड किया था? एक ऑर्गेनाइजेशन था फेडकॉर करके, FEDCOR, FEDECOR। एक ये ऑर्गेनाइजेशन थी लेबर लोगों का, ये प्रोटेस्ट को लीड करी थी। ठीक है, ये किस स्टेट में आया था? इस स्टेट में आया था, कोचुम्बम्बा। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आज के हमारे सबसे लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ, आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया तो आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और देखिए हमारा पॉलिटिकल साइंस खत्म ही होने वाला, और शायद 2 या 3 लेक्चर होगा। 2 या 3 लेक्चर के बाद जैसे ही खत्म होगा हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसके बाद से हिस्ट्री के बाद आप जो बोलेंगे वही स्टार्ट किया जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना फ़ायदा होगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, बस पढ़ाई करना, क्योंकि एग्जाम आपके नियर है। ठीक है, वही बच्चे आगे निकलेंगे जो डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। मैंने कोड पहले ही बताया था ना, आप आपको आज जो करना है वो करिए, कल के बारे में नहीं सोचिए। ठीक है बच्चे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।